अब हम चल रहे हैं वास्तविक लोगों को समझने, जिन पर अंग्रेजों ने वास्तविक शोषण किया है। ये है आपके पहाड़िया लोग और है आपके सांथाल। इन दोनों को अंग्रेजों ने किस प्रकार से एक दूसरे का विरोधी बनाया। इन दोनों को, ये जो है, इनको और इनको एक दूसरे का विरोधी बनाकर कैसे अपना फायदा निकाला है, इस चीज को हम चल रहे हैं आज विशेष रूप से समझने। पहाड़िया लोगों को पहाड़ों से निकाला गया और उनके पहाड़ों को काट कर मैदानों में कैसे तब्दील करके खेतों के रूप में तब्दील करवाया गया सांथालों से, इस चीज को हम चल रहे हैं बखूबी समझने। देखिए, आप पर शासन जो कर रहा है वो आपको तभी बर्बाद कर सकता है जब आपका ही कोई सहयोगी उसका सहयोग करने लगे। जब तक आपका कोई सहयोगी उसका सहयोग नहीं करेगा तब तक आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। पहाड़िया लोग तभी बर्बाद हुए जब उनका साथ, अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सांथालों ने। और बाद में सांथालों को भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। कैसे किया, इसी चीज को हम चल रहे हैं आज बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने और जानने। देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, इतिहास सिर्फ आपको चीजें बताने के लिए, तिथियां याद कराने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास पढ़ाया जाता है इसलिए जिससे कि आपकी वैचारिकता बन सके, आप समझ सके कि हमारे समाज ने कौन कौन सी गलतियां की हैं जिनके कारण हमारा समाज गुलाम बना है, जिसके कारण हमारे समाज को दासता सहनी पड़ी है 200 सालों की। वो सारी चीजें आप समझिए। हमारे समाज को मुगल शासन का, एक बाहरी व्यक्तियों का शासन क्यों झेलना पड़ा, ये सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आप किसका अध्ययन करेंगे? इतिहास का अध्ययन करेंगे। जब तक आप इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास आपके अंदर एक विचारधारा का निर्माण करता है जो आपको समझाता है कि समाज किस प्रकार से चलता है, समाज की क्या रूपरेखा होती है, समाज को बनाने में और बिगाड़ने में हमारा कितना योगदान होता है, हमारे समाज का कितना योगदान होता है। हम अगर अपने समाज के कुछ लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो हमारे समाज के लिए किस प्रकार से खतरा पैदा कर सकता है, ये सारी चीजें हमें इसके माध्यम से पता चलती है। किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं पहाड़िया और सांथालों के रिश्तों को, और इन्होंने किस प्रकार से भारत में आपके अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला विद्रोह प्रारंभ किया। सबसे पहला अंग्रेजी शासन के खिलाफ किसी ने विद्रोह प्रारंभ किया तो वो पहाड़िया ने किया, पहाड़िया लोगों। देखो, इनके शब्द से पता चल रहा है ये लोग कहाँ रहते थे। ये लोग पहाड़ों में रहते थे। आपको मैं बता चुका हूं, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस रियासत को अपने अधीन किया? बंगाल रियासत को। और ये उस समय के बंगाल रियासत का क्षेत्रफल था। यह है आपकी उस समय की बंगाल रियासत, ठीक है। यह है आपकी बंगाल रियासत उस समय की, आप इसे कहते थे उस समय बंगाल रियासत। असम भी आता था या नहीं आता था, आप ये जान लो। ये है उस समय का बंगाल रियासत, बंगाल प्रांत, जिस पर सबसे पहले अंग्रेज शासन ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। और यहाँ रहते थे आपके झारखंड और बिहार के एरिया में रहते थे आपके कौन? आपके पहाड़िया लोग। आपके पहाड़िया लोग कहाँ निवास करते थे? आपके झारखंड और बिहार के जंगलों में। तो इनको किस प्रकार से इनके जंगलों से निकाला जाएगा, यही हम चल रहे हैं आज इस अध्याय में समझने। ठीक है, तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे क्या किया गया। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। किस पहाड़ी में रहते थे ये लोग? राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पहाड़िया। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि पहाड़िया लोग किस पहाड़ी में रहते थे? कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी में। कहां पे? राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। ठीक है, वे झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकोपार्जन करते थे। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती होती है घुमतू खेती को झूम खेती कहा जाता है। किस खेती को? घुमतू खेती को। कभी यहां खेती कर ली तो कभी दूसरी जगह पे। वो कभी भी एक जगह अस्थायी रुक कर खेती नहीं करते थे। एक सीजन में यहां करी है तो अगले सीजन में कहीं और करी है। वो कभी भी एक जगह रुककर खेती
नहीं करते थे। और उनके जीवन को संचालित करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता था? जंगल के उत्पाद। वो जंगल के उत्पादों को बेचकर और उन्हीं से अपना जीविकोपार्जन करते थे, अपने लिए पैसा कमाते थे। उनके पास पैसा कमाने का कोई और साधन नहीं था। उनके पैसे कमाने का मूल साधन था क्या? जंगलों के संसाधन, जिनको वो शहरों में बेचते थे शहरी लोगों के साथ, और उससे पैसा कमाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। कौन सी खेती करते थे ये लोग? झूम खेती। ये याद रखना है, या घुमतू खेती भी लिख सकते हो। ठीक, आगे सुनिए। जंगल के छोटे से भाग में झाड़ियों को काट कर तथा घास फूस को जलाकर वे जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटास से जमीन पर्याप्त उपजाऊ बन जाती थी। पहाड़िया लोग उस जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा उगाते थे। उनकी खेती मुख्य रूप से कुदाल पर आश्रित थी। वे कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते रहते थे। तत्पश्चात वे उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे और नए क्षेत्र में जमीन तैयार करके खेती करते थे। कुछ समय के बाद परती छोड़ी गई जमीन अपनी खोई हुई उर्वरता को प्राप्त करके पुनः खेती योग्य बन जाती थी। वो कभी भी एक जमीन पर लंबे समय तक खेती नहीं करते थे। और उनका खेती करने के लिए कौन सा औजार क्या था? कुदाल उनका औजार होता था। वो हल का प्रयोग नहीं करते थे। उनका मूल औजार क्या था? कुदाल। वो कुदाल से खेती किया करते थे। तो ये याद रखना है। वो झूम खेती, पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे? राजमहल के जंगलों में रहते थे और वो लोग झूम खेती करते थे। उनके जीविकोपार्जन का मूल साधन क्या था? जंगल के उत्पाद, जिनको वो बेचते थे और उसी से वो अपने लिए आय कमाते थे। और वो लोग झूम खेती, और उनके खेती करने का मूल औजार क्या था? कुदाल। कुदाल उनकी खेती करने का मूल औजार था। ठीक, आगे सुनिए। जीवन शैली, इनकी जीवन शैली कैसी थी ये भी जान लेते हैं। कृषि के अतिरिक्त जंगल के उत्पाद भी पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन थे। जंगल के फल फूल उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग थे। वे खाने के लिए महुआ के फूल एकत्र करते थे। वे काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्र करते थे। रेशम के कीड़ों का घर या घोंसला एवं राल इकट्ठी करके बेचते थे। पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे अथवा परती जमीन पर उगने वाली घास फूस उनके पशुओं के चारे का काम करती थी। इस प्रकार शिकार करना, झूम खेती करना, खाद्य संग्रह मतलब खाना इकट्ठा करना, ठीक है, काठ कोयला बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि पहाड़िया लोगों के प्रमुख व्यवसाय थे। ये इनके प्रमुख व्यवसाय थे। इसके माध्यम से वो अपना काम करते थे। तो ये अंडरलाइन करके रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक मार्कर ले लो, मार्कर से हाईलाइट करा करो, हाईलाइटर से, ठीक है, तो उससे अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो पहाड़िया लोगों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था? वो देखो, उसमें देखो लिखा हुआ, ठीक है। जीविकोपार्जन करने का साधन क्या था? ये सारे काम थे। क्या क्या काम था? पहली बात तो शिकार करना, शिकार हो गया, झूम खेती हो गई, खाद्य संग्रह हो गया, और काठ कोयला बनाना और रेशम के कीड़ों को पालना। ये इनके मुख्य काम थे, जिनके माध्यम से ये अपने जीवन संपन्न करते थे। ठीक, आगे सुनिए। इन व्यवसायों के कारण उनका जीवन जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अब भाई इनके काम ऐसे थे, तो इन कामों को करने में जंगल बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। तो ये जंगल ही इनका जीवन था। जंगल नहीं रहेगा तो इनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको जंगल में ही सारा काम करना आता था। इसके अलावा उनके जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। क्योंकि भाई अब मान लो आपको खेती करनी आती है और आपसे आपका खेती छीन लिया जाए तो आप जी पाओगे? नहीं। क्या हो जाएगा आपके साथ? आप बर्बाद हो जाओगे। तो वैसे ही यही चीज पहाड़िया लोगों के साथ भी होती है। पहाड़िया लोगों के साथ भी अंग्रेज यही करते हैं।
जब पहाड़िया लोग उनके नियंत्रण में नहीं आते, पहाड़िया लोग उनके नीतियों के हिसाब से नहीं चलते, तो वो उनको बर्बाद करने के लिए जंगलों को ही काटना प्रारंभ कर देते हैं। कौन? अंग्रेज। किसके माध्यम से? सांथालों के माध्यम से। ये याद रखना। ठीक, आगे सुनिए। वे सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे और प्रकृति की गोद में निवास करते थे। वे इमली के पेड़ों के झुरमुट्टों में अपनी झोपड़ियां बनाते थे और आम के पेड़ों की ठंडी छांव में आराम करते थे। संपूर्ण क्षेत्र की भूमि को वे अपनी निजी भूमि समझते थे। यह भूमि ही उनकी पहचान तथा जीवन का प्रमुख आधार थी। पहाड़िया लोग समूहों में संगठित थे। प्रत्येक समूह का एक मुखिया होता था। उनका मुख्य कार्य अपने समूह में एकता बनाए रखना था। मुखिया अपने अपने समूह के पारंपरिक झगड़ों का निपटारा करके उनमें शांति बनाए रखते थे। वे अन्य जनजातियों अथवा मैदानी लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति में अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। ये लोग हमेशा समुदाय में रहते थे। किसमें? समुदाय में। जैसे हम कह सकते हैं कि ये लोग, आप कह सकते हो कि ये लोग झुंड में रहते थे और हर झुंड का एक नेता होता था। क्या होता था? नेता। समझ में आई बात? जैसे लोग गांव में रहते थे, गांव का एक मुखिया होता था, तो उसी प्रकार से ये लोग अपना एक गुट में रहते थे और गुट का एक मुखिया होता था जो इनकी हर समस्या का समाधान करने का काम करता था। और अगर किसी के साथ इनकी लड़ाई होती थी तो उस लड़ाई में पूरे अपने समुदाय का नेतृत्व करने का काम करता था। कौन? इनका मुखिया। तो ये मत समझना सांथाल सिर्फ एक ग्रुप थे, बहुत सारे ग्रुप थे। सांथालों में भी अपने आप में बहुत सारे ग्रुप थे और जंगल कोई छोटा नहीं था। जंगल बहुत ही विशाल था। जंगल बहुत ही ज्यादा विशाल था। आगे सुनो। मैदानी भागों के साथ संबंध। भाई ये जो चीजें अपने जंगल से कलेक्ट कर रहे थे वो बेच किसको रहे थे? मैदानी लोगों के साथ। तो अब हम चल रहे हैं समझने आपके पहाड़िया लोगों का मैदान में रहने वाले लोगों के साथ कैसे रिश्ते थे। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। पहाड़िया लोग उन मैदानी भागों पर बार बार आक्रमण करते रहते थे जहां किसानों द्वारा एक स्थान पर बसकर अस्थायी खेती की जाती थी। इस प्रकार के आक्रमण अनेक कारणों से किए जाते थे। किस लिए ये लोग आक्रमण करते थे? सुनो। पहला कारण, अधिकांशतः इस प्रकार के आक्रमण अभाव अथवा अकाल के वर्षों में किए जाते थे। मैदानी भागों पर आक्रमण करके पहाड़िया खाद्य सामग्री लूटते थे जो उन्हें अकाल एवं अभाव के दिनों में भूखों मरने से बचाती थी। जब कभी भी अकाल पड़ जाता था, जब जंगल सूख जाते थे, भूखमरी छा जाती थी, तो ये लोग जो जमीनी स्तर मैदानी एरिया में रहने वाले लोग होते थे उनके यहाँ हमला करते थे और उनके यहाँ से खाना चुराने का प्रयास, अनाज चुराने का प्रयास करते थे, जिससे कि इनकी भी भूख मिट सके और ये भूखमरी का स्थिति में ना पहुंच पाए। तो पहला कारण आक्रमण करने का क्या था? अकाल की परिस्थितियां। दूसरा क्या था? पहाड़िया लोगों द्वारा इस प्रकार के आक्रमणों का आयोजन अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी किया जाता था। इन आक्रमणों के द्वारा वे मैदान में बसे समुदायों पर अपनी शक्ति की धाक जमाना चाहते थे। दूसरा, शक्ति प्रदर्शन, कि हम ताकतवर हैं आप लोगों से ज्यादा। मैदानी एरिया में रहने वाले लोगों को ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करना, हमारे जंगल की तरफ देखने की कोशिश मत करना, जंगल को काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम आपके घर काट देंगे और आपकी गर्दन काट देंगे। कौन ऐसा करता था? पहाड़िया लोग। तीसरा कारण क्या था? पहाड़िया लोग बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भी इस प्रकार के आक्रमणों का सहारा लेते थे कि आप हमसे भी जुड़ाव रखो और हमारी नीतियों को आप मानो, हमारे अनुसार आप चलो। इसलिए भी अपनी ताकत प्रदर्शित करने का एक तरीका था इनका। किस पर? बाहरी
लोगों पर, बाहरी लोगों को अपनी ताकत से रूबरू कराने का भी इनका एक तरीका था। ये एक उनका तरीका था बाहरी लोगों को अपनी ताकत से रूबरू कराने का। ठीक, इस प्रकार मैदानी भागों में रहने वाले लोग प्रायः पहाड़िया लोगों के आक्रमणों से भयभीत रहते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार पहाड़िया लोगों के आक्रमण से बचाव के लिए पहाड़िया मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज का भुगतान करते थे। व्यापारियों को भी पहाड़िया लोगों द्वारा नियंत्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए पथकर का भुगतान करना पड़ता था। पथकर प्राप्त करने वाले पहाड़िया मुखिया व्यापारियों को जान माल की सुरक्षा की आश्वासन देते थे। पहाड़िया लोगों को, किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए कर देना पड़ता था और उस कर को क्या कहा जाता था? खिराज। और जंगली रास्तों से, जंगल से जो रास्ते जा रहे थे उन रास्तों पर से व्यापारियों को जाने के लिए पथ कर देना पड़ता था। किसको? पहाड़िया मुखियाओं को। और वो जो व्यापारी कर देते थे उनको ये आश्वासन देते थे कि आपकी जान माल का कोई खतरा नहीं होगा, और अगर आपने कर नहीं दिया तो आपकी जान भी चली जाएगी और आपका माल भी लूट लिया जाएगा। भाई जंगल ही उस समय रास्ते थे, जंगल ही इधर से उधर जाने के मूल रास्ते। उस समय तो इस तरह हाईवे तो थे नहीं और शॉर्टकट जंगल ही होते थे उस समय। तो व्यापारियों को अपना सामान जल्दी से जल्दी इधर से उधर लेके जाना होता था, तो इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते थे। और इन शॉर्टकटों पर किसका कब्जा होता था? इन लोगों का, जंगली लोगों का। और ये लोग ताक में बैठे रहते थे कि पैसा दोगे तो छोड़ेंगे, नहीं दोगे तो लूटेंगे। साफ सीधी बात, समझ में आई बात? यही होता था। बाहरी लोगों का पहाड़िया क्षेत्र में आगमन। अब यहां से होता है क्लैश। जब बाहरी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आना प्रारंभ करते हैं तो इनके बीच में क्लैश स्टार्ट होता है। और ये क्लैश कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है, यही हम चल रहे हैं समझने। चलिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में स्थिति परिवर्तित होने लगी। बंगाल का स्वामी बनने के बाद अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में स्थित खेती के क्षेत्र विस्तार की नीति का अनुसरण किया। खेती विस्तार की नीति का अनुसरण किया क्योंकि उनको पता है जितना खेत बढ़ेगा उतना ही उनका कर बढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगल काटो और इनको खेत बनाओ, जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमारा फायदा हो सके। ठीक, तो ये क्या करते हैं सुनना। जब अंग्रेज आ गए तो क्या होता है, देखो, खेती के क्षेत्र विस्तार की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने जंगलों को साफ करके कृषि क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जोतदारों ने परती भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करके उन खेतों में धान की खेती प्रारंभ कर दी। वास्तव में कुछ विशेष कारणों से अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार नितांत आवश्यक हो गया था। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कराया, सुनना। अस्थायी कृषि के विस्तार से राजस्व के स्रोतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती थी। देखो, अस्थायी खेती रहेगी तो हमें पता रहेगा कि कौन खेती कर रहा है। भाई झूम खेती होगी तो उसमें हमें कर थोड़ी ना मिल पाएगा। अब आप आज यहाँ हो, 10 दिन बाद आप कहीं गायब हो गए, तो इस तरह थोड़ी ना उनको कर मिल पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अस्थायी खेती को बढ़ावा दिया। किसने? अंग्रेजों ने, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, कर मिल सके। इसीलिए उन्होंने पहाड़िया लोगों के जंगलों को काटा और उनको सामान्य खेतों में तब्दील किया, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा कर मिल सके, ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, कर मिल सके। आगे दूसरा कारण अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, इससे निर्यात के लिए फसलों को उत्पन्न किया जा सकता था। मतलब अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल बनाया जा सकता था। जितना खेत होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जाएगी और वैरायटी ऑफ फसल उगाई जाएगी। अगर कम खेत रहेगा तो लोग कैसी फसल उगाएंगे, अपने पेट भरने वाली फसल। लेकिन खेत ज्यादा रहेंगे तो कैसी फसल उगाएंगे, खाने के लिए भी उगाएंगे और कमाने के लिए भी उगाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया, पहाड़ों को कटवाया और उन्हें खेत बनवाया। आगे सुनो,
अस्थाई कृषि के विस्तार से एक सुव्यवस्थित एवं अस्थाई समाज की स्थापना की जा सकती थी। और अस्थाई किसानी होगी तो इनको कंट्रोल करना भी आसान होगा, और जंगली लोग रहेंगे तो फिर उनको कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं होगा। आप खुद ही देख लो, आप भी जानते हो कि अगर कुछ लोग एक जगह पे रहने लगते हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो इधर से उधर रोज घूम ही रहा है उस व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान होगा नहीं भैया। घुमक्कड़ दोस्त को उसके घर में रखना आसान है, लेकिन जो घर में रहता है, जो सामाजिक व्यक्ति है, वो हमेशा घर में रहेगा। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, जो ज्यादा घूमता है, जो लड़का ज्यादा घूमता है उसके लिए क्या सलाह दी जाती है, इसकी शादी करा दो, इसके पांव घर में टिक जाएंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो फिर सामाजिक बंधनों में बंध जाता है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, अपने साथ साथ उसे दूसरे का भी ख्याल रखना है। इसीलिए फिर वो उस प्रकार से घूमना, उस प्रकार से अल्हड़पन करना छोड़ देता है, जो कि वो करता रहता है जब वो अविवाहित होता है। तो अभी आप पर उतने बंदिशें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपके ऊपर एक बंदिश हो जाएगी। आप फिर आपका जीवन किसी और के जीवन पर भी निर्भर हो जाएगा, आपके जीवन से दूसरे का जीवन भी संबंधित हो जाएगा। तो आप भी चाहोगे कि आपका जीवन प्रोटेक्टेड रहे। अभी आप अपने आप को खुला सांड समझते हो, चाहे जहां चाहे वहां घूमे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन पे किसी का जीवन आश्रित नहीं है। समझ भाई बात है? तो अभी भी, लेकिन आप माता पिता को अपने जीवन पर आश्रित नहीं समझते, ये बात है। आगे सुनिए। अंग्रेजों की दृष्टि में जंगल उजाड़ थे और जंगलों में रहने वाले लोग अब असभ्य, बर्बर, उपद्रवी एवं क्रूर थे। ऐसे लोगों पर शासन करना सरल कार्य नहीं था। अंततः वे जंगलों को साफ करके वहां स्थायी कृषि का विस्तार करना चाहते थे, ताकि जंगलों में रहने वाले लोगों का सामाजिक एवं सभ्य बनाया जा सके और उन्हें शिकार का काम छोड़कर अस्थायी कृषि करने के लिए तैयार किया जा सके। देखो भाई, जंगलों से कोई कर वर तो मिलता नहीं था, जंगलों में रहने वाले भी कोई कर वर तो देते नहीं थे, वो लोग अब असभ्य थे, और अंग्रेज सिपाही वपाही जाते भी थे तो उनको मार भी डालते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि भाई जंगल से मिलता तो कुछ है नहीं, इससे बढ़िया जंगलों को हटाओ और इन्हें अस्थायी खेती बनाओ और इन जंगल में रहने वालों को इंसान बनाओ और इनको अपने इशारे पे नचाओ। यही सोचकर उन्होंने पहाड़ों को काटना स्टार्ट किया। फिर क्या तांडव होता है सुनना। अस्थायी कृषि के विस्तार के कारण जंगलों एवं चारागाहों का क्षेत्र कम होने लगा। पहाड़िया लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों एवं चारागाहों पर निर्भर थे। पहाड़िया लोगों को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं था, वो जंगलों पे ही उनका पूरा का पूरा जीवन निर्भर था। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जंगलों और चारागाहों को खेतों में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया। अब आपसे आपकी कोई नौकरी छीनेगा तो आपको कैसा लगेगा? मेहुल बाबू बताओ आप। बुरा? आप उसको जान से मार डालोगे भाई। आपकी पेट की रोटी आपसे आपके सामने से आपका कोई खाना छीन लेगा, आपको अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा भाई बैंक? बुरा, बहुत बुरा। आपकी थाली से आपका खाना हटा लिया जाए तो कैसा लगेगा भाई? असहनीय लगेगा, और आप उसकी जान लेने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो यही चीज पहाड़िया लोगों के मन में भी हुई। जब उनका जंगल उनसे छीना जाने लगा, जब उनका चारागाह उनसे छीना जाने लगा, तो उनके मन में भी ये असहनीय पीड़ा पैदा हुई। और फिर उन्होंने असहनीय पीड़ा जो हुई उसका उन्होंने प्रत्युत्तर कैसे दिया ये जानते हैं। चलिए सुनिएगा। परिणाम स्वरूप पहाड़िया लोगों का अस्थाई खेतिहारों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब अस्थाई खेतिहारों और पहाड़िया लोगों में लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि खेतिहारों का खेती विस्तार हो रही थी, अब पहाड़िया लोगों के पहाड़ कट रहे थे। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में डिशूम होना स्टार्ट हो गया, और इससे अंग्रेजों को फायदा होने लगा। अंग्रेजों को क्या फायदा होने लगा? जो अस्थाई खेतिहार लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, वो अंग्रेजों के क्या बनने लगे? वफादार। वो क्या बनने लगे? वफादार।
और पहाड़िया लोगों को मारने में ये लोग मदद करने लगे। किसकी? अंग्रेज सरकार की। तो अंग्रेज सरकार ने एक तीर से दो निशाने कर दिए, एक तीर से दो निशाने कर दिए। अस्थायी लोगों से जंगल भी हटवा दिया और पहाड़िया लोगों को भी हटवा दिया और अपने लिए कर का मोटा इंतजाम कर लिया। अब देख लो आप, अब आप बताओ गांधी जी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया? क्या बिना भारत के लोगों में ये चेतना जगाए कि आप जब तक अंग्रेजों का साथ देते रहेंगे तब तक भारत आजाद नहीं होगा, ये चेतना जगाए बिना भारत को आजाद कराया जा सकता था? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि जब तक भारत की जनता अंग्रेजों का साथ देती रहती तब तक भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता था। इसीलिए गांधी जी ने क्या? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे कि भारत की जनता ये समझ पाए। अभी से भूमिका बन रही है आपके लास्ट चैप्टर के लिए। जब गांधी का योगदान आप पढ़ोगे तो आप तभी समझ पाओगे जब इन चैप्टरों को समझ पाओगे। आप देखो कि भारत को गुलाम कैसे बनाया गया है। भारत को गुलाम बनाने में भारत के लोगों को ही शामिल किया है अंग्रेजों ने, और बहुत ही सटीक तरीके से। आप समझ भी नहीं पाए और आपने अपने ही घर वालों को मार डाला। भाई पहाड़िया भी तो इसी देश के लोग थे ना, और उनको मारने का काम किसने किया? भारत के स्थानीय किसानों ने, जमींदारों ने। उन्हीं के माध्यम से तो मरवाया ना। आपको लालच दे दिया कि आप अपने खेतों का विस्तार करो, और आपने अपने खेतों का विस्तार करने के चक्कर में अपने घर के भाई को मार डाला। पहाड़िया लोगों को मारने का काम किसने किया? भारत के लोगों ने ना। किसके कहने पर? अंग्रेजों के कहने पर। जब खेत बन गए और पहाड़िया खत्म हो गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने आपका ही शोषण किया। समझ में आई बात? अंग्रेज बड़े तेज बुद्धि थे, अंग्रेज बहुत ही तेज बुद्धि है। कहाँ गए थे? वे अब नियमित रूप से ग्रामों पर आक्रमण करके ग्रामवासियों से अनाज एवं पशु लूटने लगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़िया लोगों को नियंत्रण में लाने के भरसक प्रयास किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1770 ईस्वी के दशक में राजमहल की पहाड़ियों को निर्जन बनाने का निश्चय कर लिया। पहाड़िया लोगों के प्रति अत्यधिक कठोर नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों ने उनका क्रूरता पूर्वक शिकार एवं संहार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु शीघ्र ही अधिकारियों के लिए स्पष्ट हो गया कि पहाड़िया लोगों का पूर्ण रूप से दमन करना एक दुष्कर कार्य था। अंततः भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने 1780 ईस्वी के दशक में पहाड़िया लोगों के सामने शांति स्थापना की नीति का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार सरकार ने पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता देना था, और बदले में पहाड़िया मुखियाओं को अपने आदमियों के अच्छे व्यवहार का उत्तरदायित्व लेना था। मुखियाओं को अपनी बस्तियों में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने लोगों को अनुशासन में रखने का आश्वासन भी देना था। अनेक पहाड़िया मुखियाओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, कुछ ने इसे स्वीकार कर लिया, किंतु उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता से वंचित हो गए। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने के कारण उनकी स्थिति वैतनिक मुखिया अथवा अधीनस्थ कर्मचारी जैसी हो गई। देखो, ये अंग्रेज जान गए थे कि जब तक पहाड़िया लोगों में हम फूट नहीं डालेंगे तब तक हम पहाड़िया लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? पहाड़िया मुखियाओं को लालच दिया। बहुत से मुखिया तो इस लालच में नहीं आए, लेकिन बहुत से मुखिया इस लालच में आ गए, और जो लालच में आ गए फिर पहाड़िया लोगों ने उन्हें अपने मुखिया पद से ही हटा दिया कि जो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारा मुखिया नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई आप उनके वेतन भोगी होंगे तो आप उनके हिसाब से काम करोगे ना, आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे। अब सरकार आपको आमदनी देगी तो आप सरकार के हिसाब से काम करोगे कि मेरे हिसाब से काम करोगे? सरकार। समझ में आई बात? तो इसीलिए फिर
पहाड़िया लोगों ने उन मुखियाओं को उनके पद से हटा दिया जिन मुखियाओं ने ये एक्सेप्ट किया, वेतन लेने का एक्सेप्ट किया और अपने क्षेत्र के लोगों पर नियंत्रण करने का काम किया। पर फूट तो पड़ गई ना, कुछ लोग तो अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ गए। कहां के? पहाड़िया लोग। अब धीरे धीरे इन्हीं लोगों, जो लोग अंग्रेज सरकार के वेतन भोगी बनने के लिए तैयार हुए, उन्हीं लोगों के माध्यम से अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों को बर्बाद करना स्टार्ट किया। सुनना आगे क्या होता है। जिस समय शांति स्थापना हेतु अभियान चलाए जा रहे थे, पहाड़िया लोग स्वयं को शत्रुतापूर्ण सैन्य दलों से सुरक्षित करने तथा बाहरी लोगों से संघर्ष चालू रखने के उद्देश्य से पहाड़ों के अंदर चले गए। 1810-11 ईस्वी की सर्दियों में जब फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया तो बुकानन को ये पहाड़ियां अभेद एवं खतरनाक लगी। बुकानन जहां कहीं भी गया उसे वहां के निवासियों का बर्ताव शत्रुतापूर्ण ही लगा। उसे पहाड़िया लोगों की दृष्टि में अपने लिए संदेह और अविश्वास के भाव ही मिले। वास्तव में शांति स्थापना के अभियानों के अनुभवों तथा कठोर दमनात्मक कार्य वाहियों की कड़वी यादों के कारण वे अपने क्षेत्र में किसी भी गोरे के आगमन को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्होंने प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व प्रतीत होता था जो उनसे उनकी आजीविका के साधनों को छीन लेना चाहती थी। यही कारण था कि वे कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित हो गए थे और उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते थे। अनेक उदाहरणों में वे गोरे लोगों को देखते ही अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग जाते थे। कौन? पहाड़िया लोग। जब उनके साथ इस प्रकार के विश्वासघात होने लगे तो उन्होंने फिर यहाँ रहना ही छोड़ दिया था। वो लोग रहने के लिए और अंदर जंगलों में चले गए। जब फ्रांसिस बुकानन आया और उसने जब राजमहल की पहाड़ियों का सर्वेक्षण किया तो उसने देखा कि जंगल अभेद है। जंगल एक ऐसी सुरक्षा है जिनमें रहने वाले लोगों को जब तक अपने हित में न किया जाए तब तक उनसे कोई काम निकलवाया नहीं जा सकता। लेकिन अंग्रेज सरकार की कुनीतियों ने इन लोगों के, पहाड़िया लोगों के मन में यह संदेह पैदा कर दिया था कि ये लोग हमारी भलाई वाले नहीं है, ये लोग अपनी भलाई के लिए हमारा उपयोग करेंगे, इसीलिए इनकी नीतियों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये अगर कह रहे हैं ये अच्छा है तो ये अच्छा कदापि नहीं है। इसीलिए जो भी उनके आसपास आता था उसे देखते ही ये लोग अपने गांव घर बार छोड़कर और कहीं निकल जाते थे। समझ में आई बात? आगे सुनो। सांथाल आगमन का पहाड़िया लोगों पर प्रभाव। सांथालों के आगमन से पहाड़िए लोगों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा ये जानते हैं। सांथालों के राजमहल पहाड़ियों में आगमन और बसाव ने पहाड़िया लोगों को अनेक रूपों से प्रभावित किया। पहाड़िया लोगों ने सांथालों का प्रबल प्रतिरोध किया, किंतु अंत में उन्हें पहाड़ियों के अंदर की ओर चले जाने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार उनकी गतिविधियां ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी एवं अत्यधिक बंजर क्षेत्रों तथा अंदरूनी शुष्क भागों तक ही सीमित हो गई। वे निचली पहाड़ियों और घाटियों में नीचे की ओर नहीं जा सकते थे। इस प्रकार वे झूम खेती के लिए नई नई जमीनों की खोज में असमर्थ हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उनके लिए सर्वाधिक उपजाऊ जमीनों को प्राप्त करना दुष्कर हो गया, क्योंकि वे अब दामिन ई को अर्थात सांथाल भूक्षेत्र का भाग बन चुकी थी। इसीलिए अब पहाड़िया लोगों के लिए झूम खेती से जीविकोपार्जन करना कठिन हो गया। इस क्षेत्र के जंगलों को खेती के लिए साफ कर दिए जाने के कारण पहाड़िया लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए एक अन्य साधन शिकार से भी वंचित हो गए।
इसका उनके रहन सहन एवं जीवन पर बुरा प्रभाव हुआ। वे गरीब हो गए और उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। सांथालों की मदद से अंग्रेजों ने पहाड़िया राजमहल के जंगलों को साफ कराकर खेतों में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण इन पहाड़िया लोगों को जंगल के डीप में जाना पड़ा, जो कि जंगल की गैर उपजाऊ भूमि थी और जहां वो खेती से वंचित हो गए। जहां पहले वो उपजाऊ भूमि पर घूम घूम कर खेती करते थे, अब वो खेती करने में वो सक्षम नहीं थे, जिस कारण से उनके आय का साधन उनसे छिन गया, उनकी कमाई का साधन उनसे छिन गया। अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो उनके शिकार का भी साधन उनके हाथ से छिन गए। तो इस प्रकार से सांथालों की पहाड़िया लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने के कारण वो कमजोर पड़ गए और वो जिस प्रकार से पहले ताकतवर थे, उनकी सारी की सारी ताकत खत्म हो गई। पर कहते हैं ना, मरता क्या ना करता फिर उठता है विद्रोह, और उस विद्रोह में सांथाल बहुत बड़ी, आपके पहाड़िया लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे सांथालों की भूमिका को, सांथालों ने किस प्रकार से पहाड़िया लोगों को उनके घर से निकालने में मदद करी अंग्रेजों की, और फिर बाद में अंग्रेजों ने सांथालों के किस प्रकार से शोषण किया, फिर सांथालों ने और पहाड़िया लोगों ने किस प्रकार से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस चीज को हम समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।